नमस्कार दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इतिहास क्लास 10th पार्ट 1 का भाग आप लोग का 3 चलेगा। क्या चलेगा? भाग 3। मैं शशि कुमार। ठीक है, हम लोग लास्ट काउंट तक पढ़े हुए थे। तो दोस्तों आपसे बता दूं कि आप लोग रेगुलर क्लास करें, ठीक है, और अपने मम्मी पापा का धोखा ना दें। कीजिए तो रेगुलर कीजिए, ना तो मत कीजिए। और रेगुलर आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठे, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही है। चलिए, तो गैरिबाल्डी का कार्य देख लीजिए। तो गैरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। मेजनी के विचारों का समर्थक थे। बाद में काउंट के पक्षधर बन गए। ठीक है, गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, एक मजबूत सेना बनाई और इटली के प्रांत सिसिली और नेप्स पर आक्रमण की। नेप्स पर क्या की? आक्रमण की। गैरिबाल्डी ने गणतंत्र की स्थापना की, है ना। विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में, है ना, इटली की सत्ता संभाली। कहाँ की सत्ता संभाली? इटली की सत्ता संभाली। 1862 में गैरिबाल्डी ने क्या कि रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है, तब काउंट ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया था। ठीक है ना, विरोध किया था, यानी रोक किया था। अच्छा, उसके बाद से काउंट ने क्या किया थी? रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। तो फिर से हम लोग डिवीजन करते हैं कि गैरिबाल्डी कैसे आदमी व्यक्ति थे। तो बोलिएगा महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। वह पेशे से क्या थे? नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। और मेजनी के विचारों का क्या करते थे? समर्थन करते थे। और बाद में काउंट के पक्षधर बन गए। क्या बन गए? काउंट के पक्षधर बन गए। फिर से एक नंबर बोलेंगे कि गैरिबाल्डी क्या थे? एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। वह पेशे से क्या थे? नाविक थे। मेजनी के विचारों का क्या करते थे? समर्थन करते थे। और बाद में काउंट के क्या बन गए? पक्षधर बन गए। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, जब काउंट के पक्षधर बन गए तो लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है क्या कि गैरिबाल्डी अपने कर्मचारी और स्वयं सेवकों को एक मजबूत सेना बनाई, है ना, सशस्त्र सेना बनाई और इटली पर और इटली के प्रांत में क्या क्या आता है? सिसिली और नेप्स पर आक्रमण की। नेप्स पर क्या की? आक्रमण की। फिर बोलिएगा गैरिबाल्डी ने गणतंत्र, है ना, गणतंत्र की स्थापना की विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में। विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में इटली की वहां का सत्ता संभाली। इटली क्या संभाली? सत्ता संभाली। अच्छा, इटली के प्रांत में क्या आता है सर? इटली के प्रांत में सिसिली और नेप्स आता है। चलिए, 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, है ना। काउंट ने उसे क्या किया? रोका। यहाँ पर लिखे भी है, काउंट ने गैरिबाल्डी के इस अभियान को क्या किया? विरोध किया और रोम की रक्षा करने के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। किसने भेजी थी? काउंट ने भेजी थी। किसका? पीडमाउंट की सेना भेजी थी। पीडमाउंट एक व्यक्ति है, उन्हीं का सेना ने भेज दिया था। ठीक है दोस्तों, फिर से चलते हैं। गैरिबाल्डी क्या थे? एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। वह पेशे से क्या थे? नाविक थे। और मेजनी के विचारों को क्या करते थे? समर्थन करते थे। ठीक है, और बाद में काउंट के पक्षधर बन गए। थर्ड नंबर में बोलिएगा कि गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारी और स्वयंसेवक को सशस्त्र सेना बनाई और इटली के प्रांत सिसिली और नेप्स पर आक्रमण करने की योजना बनाई। देखिए, आक्रमण की। कहाँ पर आक्रमण की? सिसिली और नेप्स पर आक्रमण की। क्लियर? अब चौथा नंबर बोलिएगा क्या कि गैरिबाल्डी ने गणतंत्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गणतंत्र की स्थापना की विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में इटली की सत्ता संभाली। क्या संभाली? इटली की सत्ता संभाली। फिर आगे जाके बोलिएगा कि 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तब काउंट ने इसका विरोध किया। काउंट ने क्या किया? इसका विरोध किया और रोम की रक्षा करने के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। आपसे क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि इटली के प्रांत में कौन से राज्य आते हैं? तो बोलिएगा सिसिली और नेप्स। देखिए, सिसिली और नेप्स। अगला क्वेश्चन आता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तब मारिएगा नाविक। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, गैरिबाल्डी कैसे व्यक्ति थे? तो बोलिएगा महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा कि गैरिबाल्डी अपने कर्मचारियों को कैसा बनाया? तब बताइएगा सशस्त्र यानी मजबूत सेना बनाया। ठीक है, उसके बाद से विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में कहाँ की सत्ता संभाली? तो बोलिएगा इटली की सत्ता संभाली। कहाँ की सत्ता संभाली? इटली की सत्ता संभाली। 1862 में सर क्या किया था? 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसका कौन विरोध किया? तो काउंट ने विरोध किया।
अच्छा, और रोम की रक्षा करने के लिए किस सेना को भेजा गया? तो पिडमाउंट की सेना को भेजा गया। यहाँ तक कर सकते हो। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव भी आता है दोस्तों। गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी? गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी? तो एल.एल. राय। एल.एल. राय। एल.एल. राय का मतलब होता है छोटू लाला लाजपत राय, है ना। गैरिबाल्डी की जीवनी लिखे थे एल.एल. राय लिखे थे, ठीक है। काउंट की मृत्यु कब हुई थी? 1862 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इटली में हुई थी। फ्रांस और प्रसा के बीच कब युद्ध हुआ था? 1870 से 71 के बीच में। जालवेरिया क्या है सर? देखिए पहले जालवेरिया है क्या ये समझ लेंगे। जालवेरिन है क्या? तो याद रखिएगा, जर्मन के व्यापारी को बोला जाता है, जर्मनी के व्यापारी को ही बोला जाता है जालवेरिन। क्या बोला जाता है? जालवेरिन। जर्मन के व्यापारी को ही जालवेरिन बोला जाता है। तो जालवेरिन संघ कब बनाया गया था? 1834 में फ्रांस के नेतृत्व में, प्रसा के नेतृत्व में, सॉरी बाबू, प्रसा के नेतृत्व में। जर्मन राष्ट्रवाद को किसने भड़काया था? जर्मन राष्ट्रवाद को किसने भड़काया था? फ्रांसीसी क्रांति ने भड़काया था। कब? 1848 में। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? तो 1848 में। यहाँ तक तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया था। फिर से गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। गैरिबाल्डी क्या थे? एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। अच्छा, उसके बाद से वो मेजनी के क्या करते थे? समर्थन करते थे। बाद में किसके पास चल गए? काउंट के पक्षधर बन गए। यहाँ तक। फिर उसके बाद से गैरिबाल्डी गणतंत्र की स्थापना की थी। अच्छा, गणतंत्र की स्थापना करने के बाद, है ना, विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में इटली की सत्ता संभाली। कहाँ की सत्ता संभाली? इटली की सत्ता संभाली। अच्छा, गैरिबाल्डी ने कर्मचारी और स्वयंसेवक को एक सशस्त्र सेना बनाई और इटली के प्रांत सिसिली और नेप्स पर आक्रमण कर ली, है ना, आक्रमण की। अब यहाँ पर हो गया 1862 में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जिसमें काउंट ने उसको विरोध किया था और रोम की रक्षा करने के लिए एक पिडमाउंट की सेना भेज दिया गया, ठीक है। गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखा था? तो एल.एल. राय लिखे थे। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद से यहाँ पर लिखा हुआ है काउंट की मृत्यु 1862 में इटली में हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था? 1870 से 71 के बीच। जालवेरिन क्या है? याद रखिएगा, जालवेरिन। कोई से पूछेगा जालवेरिन क्या है तो बताइएगा आप लोग जरूर, जर्मन के व्यापारी को ही जालवेरिन कहा जाता है। तो जालवेरिन संघ कब बनाया गया? 1834 में प्रसा के नेतृत्व में बनाया गया। जर्मन राष्ट्रवाद को किसने भड़काया था? तो फ्रांसीसी क्रांति ने भड़काया था, ठीक है। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? 1848 में। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि पढ़ाई खूब मन लगाया कीजिए, ठीक है ना। कभी भी अपने मम्मी पापा को प्लीज धोखा ना दें, पढ़ाई जम के कीजिए, है ना, कि आप लोग को रिजल्ट में कोई कमी ना आए। जब हम कमी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग कुछ कमी मत कीजिए दोस्तों। दिन रात पढ़िए, खाइए, घर में ही रहिए, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप लोग डेली का डेली वीडियो देख रहे हो, सब डेली का डेली फिगर याद करोगे, रिवीजन करोगे, कि हमको तो खुशी मिले कि हाँ, कहा है कि कोई एक शशि सर का स्टूडेंट्स, है ना, ऑनलाइन ही पढ़कर थोड़ा सा ही अपना काम कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलेंगे बिस्मार्क के बारे में। गैरिबाल्डी हो चुका, बिस्मार्क लास्ट टॉपिक है। पूरा आपका इतिहास का टॉपिक खत्म हो गया। अब क्वेश्चन से चलेंगे, है ना। तो पहले इसको कर लें। बिस्मार्क प्रसा का प्रतिनिधि था। बिस्मार्क किसका प्रतिनिधि था? प्रसा का प्रतिनिधि था। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क क्या किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सविग और हॉस्टेन राज्यों के मुद्दों को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर आक्रमण कर दिया? डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। किससे मिलकर? सेल्सविग और होस्टिन के राज्यों के मुद्दों को लेकर। कौन राज्य के? दो राज्य, दूगो, सेल्सविग और होस्टिन राज्यों के मुद्दों को लेकर डेनमार्क पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। सेल्सविग को प्रसा मिल गया और होस्टिन को ऑस्ट्रेलिया प्राप्त हो गया, ठीक है। सेल्सविग को क्या प्राप्त हुआ? प्रसा। और होस्टिन को क्या प्राप्त हुआ? ऑस्ट्रिया प्राप्त हो गया। तो बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से संधि कर ली। किससे संधि कर ली? विक्टर इमैनुअल से संधि कर ली, ठीक है। और ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए, काहे करने के लिए? है ना, ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों आप लोग को? चलिए अब आएंगे बिस्मार्क अपने अपमान से बचने के लिए 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेर्डेवा में क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है दोस्तों। फिर चलेंगे, याद रखिएगा,
बिस्मार्क बताइएगा कि बिस्मार्क प्रसा के प्रतिनिधि था। बिस्मार्क क्या था? प्रसा के क्या था? प्रतिनिधि था। वह रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क क्या किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। 2 लाइन में हो गया अवलंबन किया। और बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर सेल्सविग और होस्टिन, है ना, सेल्सविग और होस्टिन क्लियर, राज्य के मुद्दों को लेकर डेनमार्क पर क्या किया? हमला किया, देखिए आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, थर्ड लाइन में यही बोलना होगा कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 1840 में सेल्सविग और होस्टिन के राज्यों को मुद्दों को लेकर, है ना, लेकर डेनमार्क पर क्या किया? आक्रमण किया। फिर होस्टिन को क्या प्राप्त हुआ? तो प्रसा प्राप्त हुआ। और होस्टिन को क्या प्राप्त हुआ? ऑस्ट्रिया प्राप्त हुआ। सेल्सविग को प्रसा और होस्टिन को ऑस्ट्रिया प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद से बिस्मार्क ने इटली के शासक कौन थे? विक्टर इमैनुअल। क्वेश्चन आएगा, इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से क्या कर लिया? संधि कर लिया। काहे संधि किया जी? तो है ना, संधि कर लिया ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए। फिर उसके बाद से आया कि बिस्मार्क ने अपने अपमान से बचने के लिए, ठीक है ना, 1866 में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी। फिर से एक नंबर बोलिएगा क्या? कि बिस्मार्क प्रसा का प्रतिनिधि था। 2 नंबर बोलिएगा बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। थर्ड नंबर बोलिएगा बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1840 में दो नाम सेल्सविग और होस्टिन के राज्यों को मुद्दों को लेकर क्या किया था? डेनमार्क पर आक्रमण किया। जब आक्रमण कर दिया तो सेल्सविग को प्रसा प्राप्त हुआ और होस्टिन को ऑस्ट्रिया प्राप्त हुआ। यहाँ तक कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीट होने के बाद बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से क्या कर लिया? संधि कर लिया। संधि काहे किया? कि ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए। जब ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण कर लिया तो अपने अपमान से बचने के लिए, है ना, 1866 में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। आप तो यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब आते हैं कि फ्रांस के शासक किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। याद रखिएगा, इटली के शासक किसे कहा जाता है? तो विक्टर इमैनुअल, है ना, इटली के शासक विक्टर इमैनुअल और फ्रांस के शासक नेपोलियन को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बीपीएससी में आया हुआ था कि इटली के शासक विक्टर इमैनुअल और फ्रांस के शासक नेपोलियन को कहा जाता था। ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। 1840 में कोगो राज्य था? 2 सेल्सविग और होस्टिन। सेल्सविग को प्रसा प्राप्त हुआ, होस्टिन को क्या प्राप्त हुआ? ऑस्ट्रिया प्राप्त हुआ। अब आएंगे दोस्तों, नेपोलियन ने किसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की? तो प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। और फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ? 10 मई 1871 ईस्वी को। 10 मई 1871 ईस्वी को। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप इसका रिवीजन और फटाफट आप लोग इसको कॉपी में डाउनलोड कर मतलब कि कॉपी में लिख कर आप लोग कर लेंगे। सब देखिएगा टोटल का, चाहे आप लोग का बिस्मार्क हो, गैरीबाल्डी हो, मेजनी हो, नेपोलियन हो, सब के दाढ़ी कभी झड़वे नहीं करता था, सब बाल सब के लोग के दाढ़ी कुछ हो गया है। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अच्छा लगा होगा तो ध्यान से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए जय हिंद।